नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं, जो मुख्य परीक्षा में जब निबंध की बात आती है, तो सुनकर ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। निबंध का नाम सुनते हैं और उनको घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ हमको दे दी गई है, जिसमें लिखूँ तो क्या लिखूँ? लोग बताते रहते हैं, इसको इतिहास से रिलेट करो, लोग बताते रहते हैं, इसको समाज से रिलेट करो, एक सकारात्मक निष्कर्ष दो। तो वास्तव में जब ये चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप लोगों के मन में ये आता है ना कि ये कोई नकारात्मक मुद्दा है, उसका सकारात्मक निष्कर्ष कैसे दे दें? आप लोगों के दिमाग में ये आने लगता है कि आपने तो बता दिया कि ऐसे करो, लेकिन वास्तव में ऐसा करें कैसे? समाज से कैसे हर एक चीज़ को रिलेट कर दें? साइंस को कैसे रिलेट करें? अगर साहित्य का लिख रहे हैं तो कैसे करें? प्रदूषण को कैसे करें? इतिहास कैसे हर चीज़ का हम जान सकते हैं? और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वास्तव में स्टार्टिंग कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपसे ये निबंध पूछा क्यों गया? जीएस पूछा जाता है, वहाँ भी निबंध पूछा जाता है, आपके ऑप्शनल विषय जिसमें आप कुछ आगे करने वाले हैं, उसके साथ-साथ भी निबंध पूछा जा रहा है। तो निबंध को रखा क्यों जाता है? कभी ये आपने विचार दिया? ये आपके विचारों की गहराई कितनी है, इसको मापने का एक साधन होता है। आपको कोई चीज़ जब आप देखते हैं, तो नज़रिया आपका क्या है, कैसी वो लगती है, इसको जानने का एक माध्यम है। और ज़ाहिर-सी बात है, सबका नज़रिया अलग-अलग होता है। 2 लोगों का किसी एक चीज़ पर नज़रिया बिल्कुल समान नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसमें अंतर होता है। और जहाँ पर हज़ारों कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम दे रहे हों, तो मेन एग्ज़ाम में सम्मिलित सभी कैंडिडेट्स का नज़रिया अलग-अलग होगा और सबको मार्क्स भी मिलते हैं। निबंध को लेकर बड़ी दुविधाएँ हैं और निबंध को लेकर विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं, सबके प्रयास अपने-अपने हैं, स्तरीय प्रयास हैं, सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन एक मूल बात उसमें रह जाती है कि निबंध कभी रट के नहीं लिखना चाहिए, रट के नहीं तैयार करना चाहिए। मार्क्स लाने के लिए वो चीज़ सही नहीं है। थोड़ा-सा आपको लिखना आना चाहिए, थोड़ी चीज़ें रटी होनी चाहिए, कुछ कोट्स रट लिए, कुछ विचार रट लिए। ज़ाहिर-सी बात है, हम कहीं से पढ़ते हैं तभी सीखते हैं, तो उतना तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पूरा का पूरा निबंध रट के लिख दिया, तो वो सही नहीं है। क्या और क्यों? जब बात आती है कि क्या लिखूं, तो आप टॉपिक को उठाइए, विषय का अर्थ क्या है, ये समझाने की कोशिश करिए। जो बातें आप कहने जा रहे हैं, ये बातें आप क्यों कहेंगे, या आपको क्या बातें इसमें कहनी चाहिए उस टॉपिक में। मान लीजिए सामान्य सी बात है कि इस पेन पे लिखना, सामान्य सी बात है, तो इस पेन पे लिखना हो तो आप कहेंगे कि क्या लिखूं इस पेन पे? एक डिजिटल पेन है, लेकिन अगर इसकी एक ऐतिहासिक यात्रा पर आप जाएंगे, तो ये महज एक डिजिटल पेन नहीं है, इसके पहले बहुत सारी पेन आ चुकी है। इसके पहले शुरुआत हुई थी एक ऐसी पेन से जो लकड़ी की बनी होती थी, और उस लकड़ी के पेन में इंक ऐसे आप डुबो के लगाते थे, और उसको लगाने के बाद आप लिखते थे। फिर निब वाली पेन आई, वो लकड़ी लकड़ी हट गई, लेखनी जो होती थी वो हटी, निब वाली पेन आ गई जिसमें इंक डाल के, फिर बॉल पॉइंट पेन आई, जेल पेन आई, और ये डिजिटल पेन है। इसमें कोई इंक नहीं है, किसी भी इंक की ज़रूरत नहीं है, कोई बैटरी भी इसमें नहीं लगी है, और ये सेंसर जो इसके डिस्प्ले पे है, इससे ये चलती है। तो ये जो विकास यात्रा रही है, ये इतिहास है। ये रैंडम टॉपिक मैंने अभी लिया। आप कोई भी टॉपिक, कागज़ कागज़ को ऐसे सोचिए। आज पेपरलेस युग की बात हो रही है, तो कागज़ की एक विकास यात्रा रही है। कागज़ एक समय पत्तों पर लिखना प्रारंभ किया गया, उसके बाद में कागज़ कैसे-कैसे विकसित हुआ। फिर सफ़ेद दूधिया कागज़ तक की विकास यात्रा, हल्के कागज़, मोटे कागज़, हर तरीके के। और फिर आज हम डिजिटल युग में आ गए हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हम टैब से काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। इस तरीके के सोचने की ज़रूरत, यही इतिहास होता है। और इसका समाज को क्या लाभ मिल रहा है? आप हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप हम पढ़ पा रहे हैं। पहले संभव नहीं था कि 5-5 हज़ार लोगों को साथ में पढ़ाया जाए, आज डिजिटली ये संभव है। 5,000 लोगों को बैठने के लिए जगह देने में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज हम लाख लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ये डिजिटल युग, ये डिजिटल पेन, ये डिजिटल बोर्ड। तो आप जब कोई विषय शुरू करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। और जब पक्ष-विपक्ष की बात आती है किसी भी, ये देखिए ये क्या है? दिस इज़ इंट्रो।
किसी भी निबंध का। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिना आप स्ट्रक्चर बनाए ना लिखिए, उसके पीछे का कारण यही होता है कि अगर आप किसी भी विषय के इंट्रो को नहीं समझ रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं, और मुख्य भाग को नहीं समझ रहे हैं कि क्या बीच में लिखना है, तो ऊपर नीचे चीजें हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप किसी से मिलने गए और आपसे मुलाकात हुई उसकी दरवाजे पे, जैसे तो तुरंत आपको वो चाय वहीं दरवाजे पे नहीं पकड़ाता है। आप मिलने गए तो सबसे पहले पूछता है, अरे और आ गए आप, आइए बैठिए। पहले पानी एक गिलास ला के देता है, फिर पूछता है चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए। फिर खाने का टाइम होता है, उस हिसाब से वो आपको ट्रीट करता है। फिर आप जाने लगते हैं तो उस हिसाब से। ऐसा नहीं करता है कि जब आप जाने लगे तो आपको एक गिलास पानी दे दिया कि लो पानी पी लो, और जब आप आए तो आपसे कहा कि ठीक है, बाय बाय, अब मैं निकलता हूँ, आप बैठो घर पे। हर एक चीज़ का सिस्टमैटिक तरीका होता है, और अगर ये तरीका गड़बड़ हो जाएगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसीलिए स्ट्रक्चर जरूरी होता है। तो ये इंट्रो की बात हो गई कि विषय का अर्थ क्या है, ये बात हम क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, ये मुद्दा है क्या, और फिर आयाम क्या है। और आयाम जब भी हम लिखते हैं तो इसके पक्ष में और विपक्ष में हम बात करते हैं। यहीं पर आलोचना होती है, यहीं पर आलोचना होती है, यहीं पर सुझाव होते हैं, यहीं पर कमियां होती हैं, यहीं पर वो सारी चीजें होती हैं जिन पर आपको लिखना है विस्तृत। तो कोई निबंध लिख रहे हैं तो इस तरीके से। और सबसे विशेष बात होती है कि किसी विषय पर आप लिख रहे हैं तो वर्तमान संदर्भ में उसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर हो रहा है। समसामयिक उदाहरण देके, रिपोर्ट देके, उसके डेटाज को लेके आप उस पर बात करिए। अगर ये आप नहीं करते तो रिलेवेंसी आप नहीं स्थापित कर पाएंगे कि वास्तव में कितना रिलेवेंट है, कितना ज्यादा ये वर्तमान में प्रासंगिक है, ये नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में सॉल्यूशन, अगर आपने प्रॉब्लम गिना दी कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम गिनाना तो किसी एक के बस की बात की कोई बात ही नहीं है, कोई भी गिना सकता है। इस समय देखिए बहुत सारे युवा हैं जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अरे युवाओं का ये दिल दुखा है तो वो गाली दे रहे हैं, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर, देश के आधार पर, छोटे युवा हैं, उनके जो मैसेज जा रहा है उनके ऐसे करने पे, तो इन चीजों के आधार पर आप देखेंगे तो ये बात बहुत सही नहीं है कि ऐसा किया जाए। कोई और बाद में आप रो रहे हैं, तो आपका नजरिया इस मुद्दे पर क्या है, और फिर इसका समाधान क्या हो सकता है, वास्तव में इसका कोई समाधान है कि नहीं है, और अगर समाधान है तो वो क्या है। इसी को कहते हैं वे फॉरवर्ड, इसी को कहते हैं आगे की राह। तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए इस तरीके से आपको शुरुआत करनी होती है, इस तरीके से आगे बढ़ना होता है। शुरुआत आप किसी ऐतिहासिक या वर्तमान घटना से करते हैं। आप कोई मोटिवेशन की बात है तो दशरथ मांझी को ले आते हैं। आप किसी संघर्ष की बात है तो किसी ऐतिहासिक तौर पर किसी युद्ध को उठा लेते हैं। आप क्रांतिकारिता की बात है तो हमारे क्रांतिकारी बंधुओं की जो शहादत रही है उसको याद करके, समाचार पत्रों में कुछ आपने पढ़ा है तो वहां से आप कुछ कनेक्ट करके लिख लेते हैं। या फिर सबसे आसान शुरुआत मानी जाती है, किसी उद्धरण से आप शुरुआत कर लेते हैं। किसी महान विचारक, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो कोई अन्य हो, लेखक हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद की बात हो, चाहे वो प्रेमचंद की बात हो, चाहे वो महादेवी वर्मा की बात हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, तो वहां से आप शुरुआत कर लेते हैं। और ये जो आप उद्धरण लिखते हैं, जो आप ये कोट डालते हैं, ये आप अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए करते हैं कि हम जो कह रहे हैं ऐसी बात इन्होंने भी कही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप कुछ कह रहे हैं और प्रधान जी भी आपके पक्ष में बोल देते हैं तो सारे लोग मान लेते हैं। घर का कोई बड़ा सदस्य आपके साथ खड़ा हो जाता है, हाँ ये सही कह रहा है लड़का, ये लड़की सही कह रही है, ये बच्चा सही कह रहा है, तो उसको मान लेते हैं। तो ये चीज सपोर्ट ये लोग करते हैं आपका। और जब भी आप बॉडी पैराग्राफ में पहुंचते हैं, मैंने आपसे कहा कि जो आपके निबंध का मुख्य ताना बाना होता है वो कहाँ होता है, इसके बॉडी पैराग्राफ में होता है। तो जब आप बॉडी पैराग्राफ में यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर, तो इस पैराग्राफ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर आप प्रश्न उठाते हैं, यहाँ पर आप मुद्दे उठाते हैं कि वास्तव में आप ऐसी चीजों को लिख दें कि जो पढ़ रहा है उसके मन में जिज्ञासा, स्टार्टिंग से ये जिज्ञासा पैदा करिए और उस जिज्ञासा को ऐसे अनवरत बनाए रखिए। और अंत में जब दो परस्पर विरोधी विचारों को, राष्ट्रीय हित, मानवीय हित, विकास या पर्यावरण संरक्षण,
विकास या पर्यावरण संरक्षण। एक तरफ विकास के नाम पर आप सारी चीजें करते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ों पर आप रोड बनाते चले जा रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, वहां पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कैसे करेंगे? आप कैसे, क्या मतलब इसको बैलेंस रख के कैसे चलेंगे? तो एक ये वार्तालाप आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब ये चीजें आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने इंट्रो लिखा, तो इंट्रो से झटाक से आपको यहां पर नहीं कूद जाना है। 70-80 शब्दों, 50-60 शब्दों को लिखने के बाद जब आप दूसरा पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो पैराग्राफ को चेंज करने में आपको एक ढाल बनानी होती है, स्लो बनानी होती है। तो प्रस्तावना की कहानी को विषय के मुख्य शब्दों से आपको कनेक्ट करके अर्थ स्पष्ट करते हुए फिर ऐसे जोड़ लेना है। और जोड़ने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर जब आपका ये सबसे 85% ऑफ द ऐसे यही होता है, 85% जब ये खत्म होगा और लास्ट में फिर 10% टू 15% आप यहाँ पर बात करेंगे, तो फिर इसमें ढाल बना के इसको उतारना है। जैसे अगर झड़ाम से पुल पे जाएंगे तो पुल टूट जाएगा, और पुल से उतरकर फिर ऐसे रोड पर आएंगे तो आपकी गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। दोनों में एक ऐसा स्लो बनाइए, उन मुख्य प्रश्नों को आप एक एक करके ऐसे तोड़िए पैराग्राफ में, और एक एक करके उसको इंटरलिंक करते चले जाइए। यानी कि ऐसे ऐसे आपको लिखना होता है, इस तरीके के से आपको चलना होता है। आपको ऐसे नहीं चलना होता कि यहाँ से आए झम से यहाँ कूदे फिर ऐसे चलेगा, इस तरीके से नहीं, इंटरलिंकिंग करके चलना होता है। और ये इंटरलिंकिंग कैसे होती है? जब आप आयामों को लिख रहे हैं, तो पहले मान लीजिए कि आपने समाज के बारे में लिखा, फिर अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं, यानी कि सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, वैश्विक और तकनीकी योगदान प्रभाव जो भी है। किसी भी निबंध में अगर ये चीजें आप लिख रहे हैं तो ये कैसे एक एक पैराग्राफ इस पे दे रहे हैं, ऐसे इंटरलिंक करते चले जाइए। और सबसे आम और सुरक्षित तरीका है ये मल्टी जो अलग अलग जो सेक्टोरल, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि डायमेंशंस कितने ओपन करते हैं। तो ये सबसे अलग अलग ये सेक्टर हैं, इनको एक एक पैराग्राफ में आप लिखते चले जाइए। हम क्लासेज में आपको बता रहे हैं, कोई भी निबंध हो, किसी भी जैसे अभी जीआईसी का चल रहा है, जीआईसी के निबंध में मैं आपको सिखा रहा हूँ निबंध। कई लोग कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सीधे पीडीएफ चाहिए। आप पीडीएफ से जब लिखने जाएंगे आपका हाथ नहीं चलेगा, लेकिन आप तरीका जान जाएंगे तो आप ना भी कुछ पढ़ के जाएंगे तो किसी भी विषय पर सोच कर लिख देंगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं और सोचने समझने की क्षमता आपके पास है। और फिर एक दो दिन जब करते हैं बस समझ में आने लगता है, उनको लगता है अरे ये तो बड़ा मैजिकल। और जब आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो क्या व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका सकारात्मक, नकारात्मक, इसका एनालिसिस आप करेंगे। नैतिकता या मानव केंद्रित विषयों पर जब आप लिखते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं, आप किसी ऐसे मुद्दे पर लिख रहे हैं, एग्रीकल्चर पर लिख रहे हैं जहां किसानों की दुर्दशा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, स्वतंत्रता का जो पूरा काल रहा है, यानी ऐतिहासिक विकास यात्रा, जो पूरा हिस्टोरिकल पीरियड आप दिखाते हैं, एक डेवलपमेंट आप दिखाते हैं, तो इससे क्या, इससे चेंजेस समझ में आते हैं कि किस तरीके से, यानी कि जो बदलाव है ये समझ में आता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें चली हैं। तो किसी भी निबंध में इसको आप ध्यान में रखिए, कभी भी उठा के ऐसे नहीं कि बस छोड़ दीजिए। और कुछ लोगों की ये समस्या है कि सर ये कैसे करें, आपने तो बता दिया, आप तो बताते रहते हैं ऐसे, ये तो बताते नहीं कैसे लिखें। आपके पास कुछ शब्द है, कुछ टूल किट मैं आपको दे रहा हूं। कोई विचार है, कोई विचार है, कोई विचार है, ये 3 पैरा है, ये पैरा है, ये पैरा है, और आपका ये पैरा है। इन तीनों पैराग्राफ को जोड़ने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जबकि, हालांकि, इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार, इस संदर्भ में, है ना। जब आप तुलना कर रहे हैं या विरोध दिखा रहे हैं कि एक तो ये ऐसे है जबकि दूसरा पक्ष ये है, एक तो हम विकास की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा पक्ष ये क्या है, इसके विपरीत हम एक तरफ पर्यावरण की हानि कर रहे हैं। हालांकि हम विकास के पथ पर तो चले हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपनी प्रकृति को नष्ट कर दिया है। और जब योजक चिन्ह की ये तो है ही है, इसके अतिरिक्त एक बात और है, इस जैसे ये है इसी तरीके से एक बात और है, तो इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार या इस संदर्भ में,
इसको आप कनेक्टर वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं। और जब निष्कर्ष की बात करते हैं, चाहे पैराग्राफ में हो चाहे अंत में, तो आप अतः, परिणाम स्वरूप, उपरोक्त, विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है। एक आयाम से दूसरे आयाम पर जब जाते हैं तो इन शब्दों से जोड़ते हैं कि ये तो है ही है, इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रभाव क्या है, इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव क्या है, इसके अतिरिक्त ये नैतिक प्रभाव इसका क्या पड़ रहा है, या इसी प्रकार नैतिक प्रभाव, या इस संदर्भ में अगर नैतिक प्रभावों पर विचार करें तो क्या होगा। इस तरीके से आप चलते हैं तो ये प्रवाह बना रहता है और आपका निबंध बहुत अच्छा रहता है। और कभी भी जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो 100 से 150, 100 शब्दों में, मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूं कि 100 से 150 शब्दों में अगर आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तो केवल समस्याओं पर रुककर नहीं छोड़ना है। एक प्रशासक की दृष्टि से, एक टीचर की दृष्टि से, एक सजग नागरिक की दृष्टि से समस्या बताना वो नहीं है, आपको समाधान पे जाना है। और यहाँ पर पॉजिटिविटी होना चाहिए, तो आप पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर व्यवहारिक समाधान आप देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग कुछ ऐसे भी लिख के चले आए, ऐसे ही यहाँ पर व्यवहारिक हो जिसको माना जा सके। और अंत में एक दार्शनिक दृष्टिकोण से, यानी कि भविष्य का एक बृहद और एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आप निबंध को खत्म करेंगे। ठीक है। अपने निष्कर्ष को आप उसी कहानी, प्रसंग या व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश करेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। और यही परीक्षक को पूर्णतः, यानी कि सेंस ऑफ क्लोजर का एहसास कराएगा कि यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। जब जिज्ञासा जगी थी कि इस लड़के ने, इस लड़की ने या इस छात्र ने क्या लिखा होगा, तो आपने जो जिज्ञासा जगाई थी उसको यहां पर समाप्त कर दी। ये निबंध आप ऐसे लिखेंगे, आपको बिल्कुल मजा आएगा। कोई भी निबंध आप ऐसे लिखेंगे, निबंध से घबराइए नहीं, शुरुआत में सोचिए। और इसीलिए जरूरी है, मैं कहता हूं कि अगर 1 घंटे लिखना है तो उसमें 10 मिनट आप केवल स्ट्रक्चर बना के सोचेंगे, 15 मिनट उधर खर्च करिए, बाकी 45 मिनट में आप लिखिए। और सिक्वेंसिंग सही से कर लीजिए कि ये कैसे, ऐसे हमको लिखते चले जाना है। अगर हमारे साथ आप लिखना चाहते हैं तो 10 सक्सेस प्रेप ऐप है, इसको डाउनलोड करिए। आप इस ऐप पर जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में, ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड करने के बाद में आप अपना नंबर डालिए और यहीं पर आपको बहुत ठीक ठाक अच्छी संख्या में निबंध मिल जाएंगे। जीआईसी के लिए हो या पीसीएस के लिए हो या आरओ के लिए हो, ये बैचेज आपको मिल जाएंगे। आप लोगों के सहयोग से ये टॉप 3 एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री, आपके ऐप पर जो ये मैसेज आया है अभी, ये आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह और आप लोग जो हम पर बिलीव करते हैं, इसका नतीजा है। तो कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बाकी बैच से जुड़कर द सक्सेस प्रेप ऐप पर जीआईसी की तैयारी, आरओ की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, बीओ की तैयारी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।